हेलो प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स। मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों चैप्टर है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम कि नेशनल इनकम को कैसे काउंट किया जाएगा, उसके जो मेथड्स हैं आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो नेशनल इनकम के बारे में आपको पहले ही पता चल चुका है बच्चों कि ये है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम ये इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर यानी इससे पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर आप अच्छे तरीके से जान चुके हो कि नेशनल इनकम क्या होती है बच्चों। अब इस चैप्टर के अंदर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की स्टडी से बच्चों हमको ये पता चलता है कि नेशनल इनकम को 3 तरीकों से फाइंड किया जा सकता है। यानी या तो हमें ये पता चल जाए कि टोटल इकोनॉमी के अंदर जितने भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर, इन सेक्टर्स के द्वारा टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, या तो ये पता चल जाना चाहिए तो हमें नेशनल इनकम पता चल जाएगी, या फिर बच्चों हमें ये पता चल जाना चाहिए कि इकोनॉमी के अंदर टोटल जनरेटेड इनकम कितनी है। टोटल जनरेटेड इनकम का मेरा मतलब है कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको मिलने वाला जो रिवार्ड है वो टोटल अगर हमको पता चल जाए तो भी नेशनल इनकम को फाइंड किया जा सकता है। या फिर हमें ये पता चल सके कि एक इकोनॉमी के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ है सभी सेक्टर्स के द्वारा इकोनॉमी के, तो भी हम नेशनल इनकम को फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों उसके लिए 3 मेथड्स हैं। एक तो है वैल्यू एडेड मेथड बच्चों, और दूसरा है इनकम मेथड, और लास्ट में तीसरा है बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे और तीनों मेथड्स ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं बच्चों। ये पूरा चैप्टर ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के अंदर बहुत कुछ इसमें से आ सकता है बच्चों। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बच्चों वैल्यू एडेड मेथड। तो सबसे पहले तो आप वैल्यू एडिशन का मतलब समझिए बच्चों। वैल्यू एडिशन क्या है? जैसे मान लो एक फर्म ने किसी और से एक चीज 500 रुपये की ली है और वो चीज उसने वो 700 रुपये की बेच दी है बच्चों। तो जो 700 रुपये का बेचा है वो उसका रेवेन्यू है बच्चों। रेवेन्यू मीन्स जो बेच करके पैसा उसको मिला है वो उसका टोटल रेवेन्यू है, और जितना उसने उस चीज को परचेज करने पर खर्च किया था वो उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन बच्चों उसका 500 रुपये है, और उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी रेवेन्यू जो है वो 700 रुपया है। और 700 रुपये में से हम ये 500 रुपया जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ये अगर माइनस कर देंगे तो बच्चों ये 200 रुपया जो आया है ये वैल्यू एडिशन हो गया है, यानी वैल्यू के अंदर इंक्रीज हो गया है, वैल्यू एडेड हो गई है। और मान लो आगे जिसने वो 700 का खरीदा था उसने आगे 1000 में बेच दिया, तो वो जो 700 रुपया था उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, और उसका वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी टोटल रेवेन्यू जो है उसका 1000 है, और 1000 में से वो 700 माइनस करेंगे तो 300 रुपया बचेगा बच्चों। 300 रुपया वैल्यू एडिशन उस वाले बंदे ने की है और 200 रुपया वैल्यू एडिशन इस वाले बंदे ने की है, तो टोटल वैल्यू एडिशन जो है वो 500 रुपया हो गई। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे कि टोटल इकोनॉमी के अंदर टोटल वैल्यू एडेड कितना हुआ है। उस टोटल वैल्यू एडेड को हम नेशनल इनकम काउंट करेंगे, यानी वो नेशनल इनकम मानी जाएगी। तो बच्चों सबसे पहले हम करेंगे वैल्यू एडेड मेथड। बच्चों वैल्यू एडेड मेथड, इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहा जाता है बच्चों।
या इसको नेट आउटपुट मेथड भी कहा जाता है। यानी वैल्यू एडेड मेथड को प्रोडक्ट मेथड या नेट आउटपुट मेथड भी कहा जाता है बच्चों। तो सबसे पहले ये देखिए बच्चों कि वैल्यू एडेड जो है, वैल्यू एडेड वो क्या है। ये वैल्यू एडेड जो है बच्चों, ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, या इसी को हम बच्चों सेल्स बोलेंगे। सेल्स से आप समझ गए होंगे कि फर्म किसी प्रोडक्ट को बेच के, फर्म को जो प्रोडक्ट बेच के जो मिलता है बच्चों, वापस रिटर्न मिलता है, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब मार्केट वैल्यू, उसके प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू क्या है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलिए या उसको सेल्स बोलिए। सेल्स का मतलब तो आप समझ गए होंगे, वही वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। टोटल रेवेन्यू भी बोल सकते हो आप उसको। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब ये है कि चीज को बेचकर जितना रिटर्न मिला है, यानी पैसा जितना मिला है, मनी जितनी मिली है, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, उसी को सेल्स कहा जाएगा। और इसमें से अगर हम माइनस कर दें बच्चों, जो उसका पैसा लगा है उस चीज को बनाने में या उस चीज को खरीदने में, तो उसको बोला जाता है बच्चों इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं बच्चों, तो जो बाकी बचेगा वो वैल्यू एडेड हो जाएगा। ये फॉर्मूला तब लगेगा अगर उसके पास अनसोल्ड स्टॉक नहीं बचता है, यानी कोई स्टॉक नहीं बचा है उसके पास, ना तो ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है, उसके पास कोई स्टॉक नहीं बचा हुआ है। तो यानी जो उसने बनाया था पूरा का पूरा, जो उसके पास गुड्स थे वो सभी की सभी उसने बेच दी हैं, और बेच करके उसका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट या सेल्स है वो लेना है और माइनस कर देना है उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन बच्चों। तो जो बचेगा वो है वैल्यू एडेड। और अगर स्टॉक बच गया है बच्चों, तो स्टॉक है अगर उसके पास ओपनिंग स्टॉक भी है क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो बच्चों फिर वैल्यू एडेड निकालेंगे। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट या सेल्स बच्चों, और प्लस में डेल्टा एस। डेल्टा एस मतलब चेंज इन स्टॉक, और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये डेल्टा एस क्या है बच्चों? ये है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में से आप ओपनिंग स्टॉक माइनस करोगे तो डेल्टा एस आ जाएगा बच्चों। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको फाइंड करना है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो वैसे तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है बच्चों वो इज इक्वल टू सेल्स होता है, और अगर स्टॉक आपके पास है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों सेल्स प्लस डेल्टा एस। ये वैल्यू भरनी है आपने। ये या तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट, और साथ में या फिर सेल्स प्लस डेल्टा एस, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है। और इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करोगे तो वैल्यू एडेड आपके पास आ जाएगा। ये सब करने पर आपको बच्चों मिल जाएगा जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी मिलेगा, यानी ये करने पर आपको मिलेगा जीडीपी एट एमपी, या फिर इसको जीवीए एमपी बोल सकते हो आप। जीवीए का मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइसेस, या यही है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हो बच्चों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। तो ये है बच्चों वैल्यू एडिशन मेथड। इस मेथड से
हम नेशनल इनकम को फाइंड कर सकते हैं। ये क्या करना होगा आपको कि सभी सेक्टर्स की वैल्यू एडिशन फाइंड करनी होगी, सभी फर्म्स की वैल्यू एडिशन फाइंड करके, वैल्यू एडिशन फाइंड करने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट लेना होगा बच्चों। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करना होगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करने के बाद जो बचेगा वो होगा बच्चों जीडीपी एट एमपी, या फिर उसको बोलेंगे हम जीवीए एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडिशन या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइसेस या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। तो ये मार्केट प्राइसेस के ऊपर आया है बच्चों। अब आपको नेशनल इनकम फाइंड करनी है, तो ये आपको सब मालूम है बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको सारा कुछ समझा रखा है कि जीडीपी एट एमपी अगर आपके पास है तो नेट कैसे फाइंड करना है, नेशनल कैसे फाइंड करना है, एमपी से एफसी कैसे फाइंड करना है, ये सारे मेथड्स अब इस पर अप्लाई होंगे। यहां पर तो सिर्फ आपको बच्चों जीडीपी एट एमपी मिला है। अब जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो वो एनडीपी एट एमपी हो जाएगा। एनडीपी एट एमपी में से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करोगे तो वो एफसी बन जाएगा। उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड करोगे तो वो एनएनपी एट एफसी बन जाएगा, और एनएनपी एट एफसी ही हमारी नेशनल इनकम होती है बच्चों। तो जीडीपी एट एमपी आ गया है आपके पास। उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस करना है, तो आपको नेशनल इनकम पता चल जाएगी बच्चों। तो ये जो हमने मेथड फार्मूला किया है ये जीडीपी एट एमपी फाइंड करने का फार्मूला है, या उसको जीवीए एट एमपी बोलेंगे या उसको जीडीपी एट एमपी कहेंगे। एक बार फिर बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स में डेल्टा एस प्लस कर देना है। सेल्स समझ गए आप, और डेल्टा एस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन सभी फर्म्स का और वैल्यू ऑफ आउटपुट सभी फर्म्स का प्लस करके वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे, और जो आएगा वो बच्चों जीडीपी एट एमपी होगा। और जीडीपी एट एमपी फाइंड करने के बाद बाकी सारी चीजें हमें फाइंड करनी आती हैं। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो एनडीपी एट एमपी आ जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो बच्चों एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। और नेशनल फाइंड करना है तो एनएनपी एट एफसी फाइंड करना है, तो एनडीपी एट एमपी के अंदर आप बच्चों नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एनडीपी एट एफसी के अंदर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस करोगे बच्चों, तो वो एनएनपी एट एफसी आ जाएगा। यही हमारी नेशनल इनकम है बच्चों। वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा नेशनल इनकम कैसे फाइंड की जाती है, एक प्रॉब्लम सम को सॉल्व करके उसको समझते हैं बच्चों हम। ये है फर्म ए का हिसाब किताब है। ये फर्म ए ने क्या किया है कि परचेज्ड गुड्स फॉर ₹20,000 फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म। डोमेस्टिक मीन्स अपनी कंट्री की एक फर्म से उसने ₹20,000 के गुड्स परचेज किए हैं, और साथ में उसने इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट मीन्स विदेश से मंगवाया है ₹10,000 के गुड्स, और फिर उसने सोल्ड टू डोमेस्टिक फर्म्स को बेचा है 30,000 के गुड्स, और फिर उसने एक्सपोर्ट किया है बच्चों 12,000 का। और उसके बाद डेप्रिसिएशन दी हुई है हमको ₹100, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं बच्चों 50, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी हुई है बच्चों -20। तो सबसे पहले तो हम बच्चों जीडीपी एट एमपी फाइंड करेंगे। जीडीपी एट एमपी मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब उसका सेल्स, टोटल सेल्स जो है उसका वो फाइंड करेंगे। उसमें से जो उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है यानी आईसी जो है उसका वो फाइंड करेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से यानी सेल्स में से
इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा बच्चों जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी जब आ जाएगा उसके बाद डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की ट्रीटमेंट करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीडीपी एट एमपी या जीवीए एट एमपी, तो ये बच्चों होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आप देखो बच्चों उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, यानी उसकी सेल्स क्या है। एक तो 30,000 की सेल्स हैं उसकी डोमेस्टिक फर्म्स को, और एक उसने 12,000 रुपीज़ का एक्सपोर्ट किया है, यानी विदेश में चीज़ बेचा है 12,000 की और डोमेस्टिकली बेचा है 30,000 की। तो टोटल उसकी सेल्स बच्चों हो गई 42,000 की, 42,000। और उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी जो खर्च उसने परचेज करने पर लगाया है वो एक तो है बच्चों डोमेस्टिकली उसने 20,000 खर्च किया है और इंपोर्ट किया है 10,000 का, यानी टोटल जो उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है बच्चों 20,000 ये और 10,000 ये 30,000 हुआ है। और इसमें कोई ओपनिंग स्टॉक कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, सिर्फ जो सामान उसने गुड्स परचेज किए हैं वही गुड्स उसने सेल कर दिए हैं। क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई ओपनिंग स्टॉक था या कोई क्लोजिंग स्टॉक था, तो फिर जो सीधा ले लेना है वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है उसका और उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देना है। तो ये बच्चों आया 12,000 रुपीज़, ये हमारा हो गया है बच्चों जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी से हम एनएनपीएफसी फाइंड करेंगे। एनएनपीएफसी का मतलब नेशनल इनकम होता है बच्चों। तो ये जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। डेप्रिसिएशन करने से क्या होगा, ये एनडीपी एट एमपी आ जाएगा अगर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। और अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो बच्चों क्या आएगा फिर ये आ जाएगा एनडीपी एट एफसी, एफसी आ जाएगा। और इसमें प्लस करेंगे बच्चों नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो क्या आएगा बच्चों, तो आ जाएगा ये डोमेस्टिक है ना बच्चों, इसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों एनपीएफसी। तो जीडीपी एट एमपी कितना है बच्चों हमारे पास 12,000 और डेप्रिसिएशन कितनी है बच्चों 100 और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं बच्चों 50 -50 और प्लस है आगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो है बच्चों -20। तो ये प्लस करना होता है हमको, वो -20 दिया हुआ है तो ब्रैकेट में -20। तो बच्चों ये 12,000 में से 100 ये 50 ये 20 ये यानी 170 माइनस करेंगे, 170 माइनस करेंगे बच्चों, तो ये बच जाएगा हमारे पास 11,830। ये बना है बच्चों आपका एनएनपी एट एफसी। तो इस तरीके से आपको नेशनल इनकम फाइंड करनी है बच्चों। तो जो वैल्यू एडेड होगा बच्चों वो जीडीपी एट एमपी होगा, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करोगे और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करोगे तो वो नेशनल इनकम बन जाएगी। तो ये रहा बच्चों वैल्यू एडेड मेथड, इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहा जाता है और इसी को नेट आउटपुट मेथड भी कहा जाता है। बच्चों जब हम वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा नेशनल इनकम फाइंड करेंगे तब हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, यानी कुछ प्रिकॉशंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा बच्चों। कुछ सावधानियां जो हैं वो बरतनी पड़ेंगी आपको नेशनल इनकम काउंट करते समय। तो सबसे पहली जो प्रिकॉशन ये है बच्चों कि जो सेकंड हैंड गुड्स होती हैं
सेकंड हैंड गुड्स को जब बेचा और ख़रीदा जाता है बच्चों, सेकंड हैंड गुड्स को जब बेचा और ख़रीदा जाता है तो उनको नेशनल इनकम की काउंटिंग में एंटरटेन नहीं किया जाता है बच्चों। यानी उन चीज़ों को नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। वजह ये है कि जब वो नई थी ना बच्चों, जब वो नई थी गुड्स और परचेज की गई थी या सेल की गई थी, तब उनको ऑलरेडी नेशनल इनकम के अंदर काउंट किया जा चुका होता है। इसलिए सेकंड हैंड गुड्स को सेकंड हैंड गुड्स की जो वैल्यू है उसको नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन सेकंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज पर जो मिलने वाली कमीशन है या जो ब्रोकरेज है उसको नेशनल इनकम के अंदर काउंट किया जाता है, क्योंकि ये जनरेटेड इनकम है बच्चों। सेकंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज पर मिलने वाला जो कमीशन होता है बच्चों, उसको नेशनल इनकम के अंदर काउंट किया जाता है। लेकिन सेकंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज को नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। और दूसरा बच्चों ये कि सेल्फ प्रोडक्शन के लिए की गई गुड्स प्रोड्यूस्ड को नेशनल इनकम के अंदर काउंट किया जाता है, क्योंकि उनकी कोई मार्केट वैल्यू है। और मार्केट वैल्यू है तो जैसे एक मान लो एक फार्मर है और फार्मर ने वीट का प्रोडक्शन किया है और वो वीट का प्रोडक्शन उसने कमर्शियल पर्पस की वजह से किया है, यानी बेचने के इरादे से, और उसमें से कुछ गेहूं उसने अपने पास रख लिया है अपने कंजम्पशन के लिए। तो जितना गेहूं उसने अपने पास रखा है वो बेचने के इरादे से था, यानी उसकी एक मार्केट वैल्यू है। तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसको नेशनल इनकम के अंदर काउंट किया जाएगा। तो बच्चों सेल्फ प्रोडक्शन के लिए की गई गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो नेशनल इनकम के अंदर काउंट किया जाता है। लेकिन सेल्फ कंजम्पशन की सर्विसेज का जो सेल्फ कंजम्पशन है, यानी जो सर्विसेज गुड्स का सेल्फ कंजम्पशन तो हमने नेशनल इनकम के अंदर काउंट किया है, लेकिन सर्विसेज का सेल्फ कंजम्पशन जो है उसको नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है सेल्फ कंजम्पशन की, जो सर्विसेज की वैल्यू है उसको ठीक से मेज़र नहीं किया जा सकता है बच्चों। इसलिए उसको नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। और इसके अलावा बच्चों इंटरमीडिएट जो कंजम्पशन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है जो गुड्स का, उसको भी नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो फाइनल गुड्स के अंदर ऑलरेडी हैं जिनको हमने नेशनल इनकम के अंदर काउंट कर लिया है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। इसके अलावा इम्प्यूटेड रेंट जो है ऑन ऑक्यूपाइड हाउसेज जो हैं, उसका जो इम्प्यूटेड रेंट है बच्चों, उसको भी नेशनल इनकम के अंदर काउंट किया जाता है, क्योंकि हर हाउस की कोई ना कोई वैल्यू होती है बच्चों। तो जितना उसका इम्प्यूटेड रेंट है उसको नेशनल इनकम के अंदर काउंट किया जाएगा, और इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं किया जाता है बच्चों। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा फाइंड करने में यूज़ करनी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान कर रख के आप नेशनल इनकम का काउंटिंग कर सकते हो। और नेशनल इनकम का काउंटिंग करते टाइम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही लिया जाता है। बच्चों बढ़ते हैं आगे है इनकम मेथड। ये सेकंड मेथड है बच्चों। इससे पहले हमने किया है वैल्यू एडेड मेथड, ये है इनकम मेथड। इनकम मेथड तो सिंपल है बच्चों। क्या है ये? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलने वाला जो रिवार्ड है बच्चों, जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, और प्रोड्यूसिंग सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, बदले में कुछ ना कुछ उनको रिवार्ड मिलता है। जैसे आपको मालूम है कि बच्चों लैंड को रेंट मिलता है, और लेबर को कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मिलता है, और उसके बाद कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को बच्चों प्रॉफिट मिलता है। इन चारों चीज़ों को जब हम मिक्स प्लस करेंगे,
इसके अलावा एक और भी चीज़ होती है जिसको हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं, आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इन सबको प्लस हम करेंगे तो ये बच्चों डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी, यानी डोमेस्टिक नेट मीन्स NDPFC कहलाएगी बच्चों। ये MP नहीं है, ये NDP@FC है। और नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए आपको पता है बच्चों कि इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे, यानी NDP@FC के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे तो हमारे पास फिर NNPFC आ जाएगा। और अगर फिर आपको FC से MP फाइंड करना है, ग्रॉस फाइंड करना है, तो जो जो चीज़ें हमने GDP@MP में से माइनस करी थी वो प्लस करनी है, और जो प्लस करी थी बच्चों वो माइनस करनी है। तो हम MP पर पहुंच जाएंगे। फिर मार्केट प्राइसेस के ऊपर ग्रॉस भी निकाल सकते हैं, नेट भी निकाल सकते हैं, डोमेस्टिक भी निकाल सकते हैं, सारा कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों फिलहाल ये जो इनकम मेथड है, अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को छोड़ दें तो बच्चों ये होगी NDP@FC। तो आपको मालूम है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है। इनको मिलने वाला रिवार्ड जो है वो फैक्टर इनकम कहलाती है और या फिर फैक्टर पेमेंट कहलाती है। तो इनकम मेथड, फैक्टर इनकम मेथड जो है उसको फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहा जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले जो है जो लेबर को मिलने वाला कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है उसको देखते हैं, ये क्या है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसमें बच्चों 4 चीजें इंक्लूड की जाती हैं। आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए कि जो लेबर है या जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको एक तो सैलरी मिलती है इन कैश, यानी वेजेस इन कैश मिलते हैं, वेजेस इन कैश। ये तो आपको मालूम पता चल गया कि वेजेस इन कैश क्या होता है, यानी कैश फॉर्म के अंदर उनको कुछ पैसा मिलता है सैलरी के फॉर्म के अंदर, उसको बोला जाता है वेजेस इन कैश बच्चों। और इसके अलावा उनको मिलता है वेजेस इन काइंड। वेजेस इन काइंड, वेजेस इन काइंड मीन्स जैसे उसको उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं बच्चों, कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे फ्री ड्रेस, फ्री फूड मिलता है, फ्री शेल्टर मिलता है, फ्री इलाज ट्रीटमेंट मिलता है, हेल्थ मिलता है। उसके ऊपर भी तो एम्प्लॉयर्स का खर्चा आता है, तो ये भी उसकी सैलरी का यानी उसकी वेजेस का पार्ट है बच्चों। तो एक तो मिलता है उसको वेजेस इन कैश और एक मिलता है वेजेस इन काइंड, और तीसरा उसको मिलता है बच्चों कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बाय द एम्प्लॉयर। बच्चों ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या होती हैं बच्चों, जब एक वर्कर या एक लेबर जब कोई काम करने वाला रिटायर होता है तो उसको रिटायरमेंट के टाइम एक लम सम अमाउंट मिलती है ताकि वो सोशली सिक्योर हो सके अपने बुढ़ापे के अंदर। यानी काम करने के बाद जब वो रिटायर होता है तो उसको एक लम सम अमाउंट मिलता है ताकि उसकी सोशल लाइफ जो है वो सिक्योर हो सके, तो उसको बोला जाता है बच्चों सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर कंट्रीब्यूशन है किसके द्वारा है, लेकिन एम्प्लॉयर के द्वारा। ये एम्प्लॉयज के द्वारा नहीं है बच्चों, ये एम्प्लॉयर के द्वारा है। यानी जो एम्प्लॉयर है, जो इसका मालिक है, उसने उसकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन डाला है, तो ये जो कंट्रीब्यूशन किया है बच्चों ये भी उसकी वेजेस का यानी उसकी इनकम का पार्ट है। तो इसलिए इन तीनों को प्लस करेंगे तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आएगा। और चौथा बच्चों होता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। जब वो रिटायर होता है तो उसको पेंशन मिलती है बच्चों, तो ये भी उसकी इनकम का पार्ट है। तो ये 4 चीज़ों को प्लस करेंगे हम तो आ जाएगा बच्चों कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज।
तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को समझिए बच्चों, एक तो उसको वेजेज इन कैश मिलता है, और एक वेजेज इन कैश तो समझ गए आप, वेजेज इन काइंड। वेजेज इन काइंड का मतलब जैसे फ्री फूड, फ्री शेल्टर, फ्री ड्रेसेस और मेडिकल फैसिलिटीज और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, तो वेजेज इन काइंड हो गई, क्योंकि इसके ऊपर भी एम्प्लॉयर का पैसा लगता है, यानी इसके ऊपर आने वाला जो खर्च है वो भी इनकी इनकम का पार्ट है। और उसके अलावा कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय नहीं, हिमसेल्फ नहीं है, ये एम्प्लॉयर है, यानी मालिक ने उसकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, तो वो भी उसकी इनकम का पार्ट हुआ बच्चों। और इसके अलावा पेंशन ऑन रिटायरमेंट है, जब वो रिटायर होता है तो उसके बाद उसको पेंशन मिलती है मंथली या जैसे भी मिलती है, तो वो भी उसकी इनकम का पार्ट है बच्चों। इन चारों चीजों को प्लस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आएगा। क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है और साथ में उसने बोला है वेजेज इन कैश इतनी है और पेंशन और रिटायरमेंट इतना है, तो याद रहे बच्चों, जब आपको कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मिला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लेना है, ये चीजें नहीं लेनी है, क्योंकि ये सारी चीजें कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हैं। अगर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं गिवन है तो आप सेपरेटली ले सकते हो बच्चों, अगर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है तो इनको सेपरेटली नहीं लेना है। तो ये रहा बच्चों कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज फाइंड करने का तरीका, कि आपको एम्प्लॉयज का जो कंपेंसेशन है वो कैसे फाइंड करना है। बच्चों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, जिसमें से आपने लेबर को मिलने वाला कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पता कर लिया है कि उसको कैसे फाइंड किया जाता है। और जो बाकी बची हैं 3 चीजें बच्चों, एक लैंड को मिलता है रेंट, और कैपिटल उसको मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर जो है उसको मिलता है बच्चों प्रॉफिट। इन तीनों चीजों को प्लस करने पर हमको मिलता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है बच्चों, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ये आपको पता चल गए हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स हैं बच्चों रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इन तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को सेपरेटली नहीं है ऑपरेटिंग सरप्लस, तीनों को ऐड करने पर जो आएगा बच्चों वो है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो आपसे पूछ सकता है ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, एमसीक्यू के अंदर पूछ सकता है कि कौन कौन से नीचे कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, कौन कौन से नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये हैं ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट। तो रेंट तो आपको पता चल गया बच्चों, लैंड के ऊपर मिलने वाला रेंट होता है, इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर मिलने वाला होता है, और ये है प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को आगे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है बच्चों। ये गौर करने वाली बात है कि प्रॉफिट के 3 हिस्से किए जा सकते हैं बच्चों। एक तो है बच्चों कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा है बच्चों कॉर्पोरेट सेविंग्स, तीसरा है बच्चों डिविडेंड। अब ये क्या है आपको समझा रहा हूं मैं। ये जो प्रॉफिट है कहां जाता है, ये प्रॉफिट जाता है कुछ तो एज ए कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, प्रॉफिट के ऊपर लगने वाला टैक्स जो सरकार ले लेती है, यानी सरकार ने कितना प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लिया है वो। और ये है कॉर्पोरेट सेविंग्स। कॉर्पोरेट सेविंग्स का मतलब ये होता है बच्चों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये कंपनी ने वो वाला, ये प्रॉफिट का वो पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो वो होती है कॉर्पोरेट सेविंग्स, जिसको रखा जाता है बच्चों फॉर फ्यूचर। बिजनेसमैन यानी फर्म अपने पास रखती है इसको फॉर फ्यूचर, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या रेनोवेट करने के लिए या कुछ और करने के लिए, तो इसको रखा जाता है। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये है कॉर्पोरेट सेविंग्स। और कुछ प्रॉफिट वो शेयर होल्डर्स को बांट देती है बच्चों, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो ये प्रॉफिट के 3 पार्ट हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट सेविंग्स और कॉर्पोरेट टैक्स। इनको प्लस करोगे
तो क्या आ जाएगा बच्चों, प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर आपको अब क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया हुआ है और साथ में कॉर्पोरेट सेविंग्स दी हुई हैं, तो आपको फिर कॉर्पोरेट सेविंग्स को नहीं लेना है ना बच्चों। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी है। अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है और ये सेपरेटली दिए हुए हैं तो लेने हैं। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो इनको सेपरेटली नहीं लेना है बच्चों। जैसे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर, अगर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन था तो जो 4 चीजें थी उनको सेपरेटली नहीं लेना है, फिर उसमें से कोई भी चीज दी हुई है वो नहीं लेनी। ऐसे ही प्रॉफिट अगर दिया हुआ है और आपको ये 3 चीजें भी अलग अलग दी हुई हैं तो आप इन तीनों को सेपरेटली नहीं लोगे, क्योंकि ये प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी हैं। और अगर आपको कहता है बच्चों ये चीजें दी हुई हैं और कहता है प्रॉफिट फाइंड करो, तो आप तीनों को प्लस कर देंगे तो वो प्रॉफिट आ जाएगा। अगर वो कहता है ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करो, तो आप इन तीनों को प्लस करोगे, इन तीनों को प्लस करोगे तो वो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। और अगर हमने नेशनल इनकम फाइंड करनी है तो फिर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के बीच में ये रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के ये 3 पार्ट अगर सेपरेटली दिए हुए हैं, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो इन सब को प्लस करेंगे। और एक चीज और है बच्चों रहती है, वो है मिक्स्ड इनकम। अब ये मिक्स्ड इनकम क्या होती है बच्चों? ये है उन लोगों की इनकम जो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, थोड़े थोड़े प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके इनकम को जनरेट करते हैं बच्चों। जैसे एक शॉपकीपर है मान लो, या एक डेंटिस्ट है, क्लिनिक है, या कोई जनरल स्टोर है, तो उसने क्या किया हुआ, उसके लैंड भी अपना है, उसका कैपिटल भी अपना है, उसका स्किल भी अपना है ना बच्चों, और लेबर भी उसकी अपनी है। थोड़ा थोड़ा वो सारा जो कमा के जो ऐड करते हैं ना बच्चों, तो उसको मिक्स्ड इनकम कहा जाता है। ऐसे लोगों की इनकम जो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक जो होते हैं, वो खुद यूज करके बिजनेस चलाते हैं, उसको मिक्स्ड इनकम कहा जाता है बच्चों। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस यानी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और प्रॉफिट के बदले आपको अगर ये दिया गया है तो इनको, और रेंट, इंटरेस्ट को, और कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को, और साथ में मिक्स्ड इनकम को प्लस करोगे अगर, तो बच्चों ये बन जाएगा NDPFC। ये फैक्टर कॉस्ट है सीधी बच्चों, इसमें टैक्सेस वगैरह नहीं है, इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, ये सीधी फैक्टर कॉस्ट है, इसलिए ये सीधा FC आएगा। NDP ये नहीं, डोमेस्टिक इनकम है ये। अगर वो कहता है कि डोमेस्टिक इनकम फाइंड करो तो फिर ये सारा प्लस करना होगा। एक बार फिर नोट कर लो बच्चों कापियों के ऊपर, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको पता चल गया क्या होता है, प्लस करेंगे रेंट, प्लस करेंगे इंटरेस्ट, प्लस करेंगे प्रॉफिट। और अगर ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करना है तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और प्रॉफिट के आगे 3 पार्ट हैं, एक है कॉर्पोरेट सेविंग्स, एक है कॉर्पोरेट टैक्स, और एक है डिविडेंड बच्चों। और ऐसे ही कंपेंसेशन एम्प्लॉयज के 4 हिस्से थे बच्चों, एक था वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड, और था बच्चों कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बाय द एम्प्लॉयर्स, और पेंशन ऑन रिटायरमेंट। इन चारों को प्लस करेंगे, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहलाएगा। अगर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है तो इनको सेपरेटली नहीं लेना है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर रेंट, इंटरेस्ट ऐड करेंगे और प्रॉफिट ऐड करेंगे, साथ में मिक्स्ड इनकम ऐड करेंगे, तो बच्चों बन जाएगी वो NDP@FC। मिक्स्ड इनकम के बारे में पता चल गया आपको कि ऐसे मिक्स पर्सन की इनकम है जो अपने ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके बिजनेस चलाते हैं और मनी अर्न करते हैं, उनकी मिक्स्ड इनकम होती है बच्चों। उसको नेशनल इनकम, उसको इन चीजों के अंदर ऐड करना है तो वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। डोमेस्टिक, ये नेशनल नहीं है। अब नेशनल फाइंड करने के लिए आपको पता है क्या करना होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना होगा, तो वो नेशनल इनकम कहलाएगी। तो बच्चों ये हैं आपके 2 मेथड्स, एक वैल्यू एडेड मेथड
और दूसरा है आपका बच्चों इनकम मेथड। ये दो मेथड्स और प्रिकॉशंस आपने की हैं, इसको अच्छे तरीके से करिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है बच्चों। और आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आप वीडियो को बच्चों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और हम मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर। बाकी जो बचा है वो मेथड लेकर के, और जो और काम बचा है जैसे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों, वो अगली वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं बच्चों हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।